विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। मंगेशकर परिवार का एक अनमोल नगीना, जिसकी गीत यात्रा शुरू हुई थी इस गाने के जरिए। उनकी गायकी में शब्द जैसे खिल खिल पड़ते हैं। आज हर दर्द भुला दो किसी पागल की तरह। अपनी दीदी को याद करते उनकी जबान नहीं थकती। चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़, तेरी गली आई रे आई रे आई रे, वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे। उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में अनेक गाने गाए। वो भक्ति का एक स्वर भी है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में जानी मानी गायिका उषा मंगेशकर, इनसे बातचीत कर रहा हूं मैं, आपका दोस्त यूनुस खान। आज पहली कड़ी। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका उषा मंगेशकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। पुराना नाता रहा है आपका रेडियो से, कैसा लग रहा है वापस रेडियो के स्टूडियो में आके? अच्छा लग रहा है। सबसे पहले कब गई थी आप आकाशवाणी के स्टूडियो में? मेरे 10-12 गाने चल पड़े जी, तब मैंने विविध भारती में एक मर्तबा आई थी। अच्छा अच्छा। और मेरे ख्याल से बाकी और जो आपके प्रोग्राम थे उसमें मैं काफी आई हूँ, जैसे जवानों के लिए जयमाल अभियान 2 मर्तबा आई थी जी। और गाने भी बहुत किए हैं, वह हमारा नाता पुराना है जी। इसके अलावा आपने कुछ मराठी गाने भी आकाशवाणी के लिए रिकॉर्ड किए हैं, ऐसा मुझे पता है। जशवंत देव जी का किया है, उनके असिस्टेंट का किया है, और मुझे डायरेक्टर याद नहीं है, लेकिन काफी बहुत बड़े स्टूडियो में किया था, बहुत बड़ा स्टूडियो था वहाँ पे क्या था हमारे उधर, मतलब क्या बात ये है। तो दूर है बहुत जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मंगेशकर परिवार में रेडियो सुनने की परंपरा किस तरह की थी जब आप छोटी थी और जब दीदी भी थी और आप लोगों की हम लोग गायकी का छोटे थे, सिलसिला? और तब रेडियो सबसे एक ही चीज थी जिससे हम लोग का मनोरंजन हो रहा था। गाने आते थे और पसंद के गाने सुनने के लिए हम लोग इकट्ठा होकर बैठते थे। मैंने पहली मर्तबा रेडियो देखा है जब मेरी उम्र होगी 6, 6.5, 7 जी। पूना में हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उनके घर में रेडियो था, हमारे घर में नहीं था, क्योंकि हम लोग घर बदलते जाते थे। मेरे पिताजी घर में इतना अच्छा गाते थे तो कोई सवाल ही नहीं था रेडियो का, और अब छोटे भी थे बहुत जी। तो दीदी उस दिन एक नाटक के गाने गा रही थी मेरे पिताजी के, तो वो सुनने के लिए हम लोग गए थे। पतली आवाज में दीदी गा रही थी, राधा धरा मधु मिलिंद मराठी में गा रही थी। उस बार मैंने पहली मर्तबा रेडियो पे गाना सुना दीदी का। हम लोग सब नीचे बैठे थे, ऊपर रेडियो था छोटे से। क्या बात है। तो ये रेडियो सुनने का रोमांच किस तरह का था उस समय में, याद करके बताएं। या तो फिल्म देखो या तो रेडियो सुनो। फिल्म तो कभी देखने को मिलती थी, रेडियो तो पूरा दिन चलता था जी। और अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते थे, सब याद थे इसमें क्या आने वाले, इसमें क्या आने वाला है, गाने का कब आने वाला है। एक मरतबा उसका नाम याद नहीं है, बहुत सारे गाने बजाते थे जी। वो एक प्रोग्राम था, वो बाद में देखा मैंने। फिर उसके बाद हम लोग मुंबई आ गए, मेरे पिताजी गुजर गए, हम लोग मुंबई आ गए, और मुंबई में हम लोग आके नाना चौक में हम लोग का घर था, वहाँ हम लोग रहते थे। दीदी काम पे जाती थी, हम लोग स्कूल में जाते थे, माँ घर में रहती थी, मेरा भाई भी स्कूल में जाता था। तो दीदी ने सोचा कि मैं रेडियो लेके आती हूँ मैं, ताकि सबको घर में सुनने के लिए मजा आएगा। नहीं तो रिकॉर्ड सुनते थे हम लोग जी जी 78 स्पीड के, वो सहगल साहब के वगैरह गाने सुनते थे रोज। तो देखा रेडियो लाएंगे, दीदी ने रेडियो लाया
और हमारे बहुत पसंद के सिंगर के जी। सहगल ये सबसे बड़े हैं। मेरे पिताजी बोलते थे किसी का गाना अगर गाना है तो सहगल साहब का सुनो, क्योंकि वो जो गाते हैं वो बहुत अच्छे और बहुत सीखे थे वो गाना। तो क्लासिकल का भी उनको बहुत ज्ञान था ना। मेरे पिताजी तो बहुत ही बड़े थे, जी। तो वो कहते थे मैं सुनाऊंगा वो गाना, नहीं तो उसके बाद इनका सुनो। कभी अगर फिल्म का गाना सुना तो सिर्फ सहगल साहब का। जी। और दीदी ने पैर से रेडियो लाया, ऊपर रखा, उसने ऑन किया और पहले जो उसमें बात आई है कि आज सहगल साहब की डेथ हुई है। जी। दीदी ने बंद किया और दे दिया वापस, अभी रखना ही नहीं मुझे। उसके बाद हमारे घर में रेडियो कभी भी नहीं आया। उसने जो सुना और हम लोग सब ऐसे हो गए कि इतना बड़ा आदमी गया। जी। उसके बाद रेडियोग्राम ये वो बहुत आए, सब उसके अंदर रेडियो होते थे। तब तो बहुत नया नया चीज आती गई। फिर 78 गया, फिर कैसेट आई, फिर ईपी आई, फिर एलपी आई। बहुत संग्रह किया है। मैंने एक बार दीदी से बातचीत की थी तो उन्होंने ये घटना बताई थी कि कैसे उन्होंने बड़े चाव से रेडियो लाया और ये खबर सुन के वो हाँ। बहुत दुखी हो गई और उन्होंने फिर वो रेडियो कभी नहीं सुना। पर दीदी ने एक और बात बताई थी कि वो चिट्ठियां लिखा करती थी रेडियो स्टेशन पर फरमाइश के लिए क्लासिकल गानों की। दीदी आई थी, दीदी फरमाइशी गानों की चिट्ठियां लिखती थी, पोस्ट करती थी कि ये गाना अच्छा सुनना है अच्छा। हमको। अब मुझे इतना याद नहीं है, आई होगी दीदी। जी। लेकिन दीदी के गाने जब हृदयनाथ ने किए तब हम लोग गए थे अच्छा। रिकॉर्डिंग्स में गाना सुनने के लिए। जी। तो लाइव होता है, रिकॉर्ड तो करते नहीं, तो रिकॉर्ड नहीं था उसका। रेडियो से हम लोगों ने काफी पूछा, तो अभी किसी के पास आए हैं गाने वो नहीं है। तो उस वक्त बहुत पुरानी बात थी, केशवराव भोले थे उस वक्त, वो भी गाते थे, उनको गाना समझ में आता था। जी। जी। तो हृदयनाथ का एक गाना था आशा तय का, चांदणी शिंपित जाशी। जी। जी। तो वो गाना मेरे पिताजी के स्टाइल से गाती और तान, तो उस स्टाइल का गाना बनाया था। और दीदी के 2 गाने थे, कशी काला नागिनी और दूसरा याद नहीं मुझे नाम। तो ऐसे गाने दीदी ने 2 मरतबा किए देखे हमने के गाते हैं यहाँ पे। उसके बाद तो काफी क्लासिकल सिंगर्स के भी बहुत है आपके पास, बहुत ही खजाना है। बिल्कुल। और जो सितार हैं, रविशंकर जी है, बड़े गुलाम अली है, काफी लोगों के हैं। तो कभी कभी सुनते थे हम लोग, कोई क्लासिकल का कोई प्रोग्राम आता था उसमें। तो रेडियो का हमारा नाता काफी पुराना है, बहुत कितनी पुराना प्यारी है। बात है। और हमने चूंकि कुंदनलाल सहगल का जिक्र किया तो यहाँ सहगल साहब का एक गाना सुनते हैं। अच्छा, आप बताएंगी कोई गाना? उनकी पिक्चर एक जिंदगी नाम की फिल्म थी जो जल गई, ऐसा जी। सुना। तो उनके गाने कहाँ गए? तब पिक्चर में गाने होते थे और रिकॉर्ड है हमारे पास। बिल्कुल। लेकिन सारी की सारी नहीं। उनका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं क्या जानू क्या, जो जादू दीदी ने है, भी गाया जो है। दीदी ने बाद में श्रद्धांजलि में गाया हाँ जी।
बात बचपन के दिनों की और जी। रेडियो से जुड़ी हुई स्मृतियों की हो रही है। हमें ये पता है कि आपका जन्म दीदी के जन्म की तरह इंदौर में हुआ था। जी। बाद में कभी इंदौर जाना हुआ? इंदौर से जुड़ी कोई स्मृतियां मेरी हैं? मौसी थी ना वहाँ पे, हाँ हाँ तो हम लोग काफी जाते थे मौसी के यहाँ। जी, बचपन मौसी के में भी घर जाती में 9-10 साल की थी तब से जाते थे। क्या यादें हैं उस शहर से जुड़ी हुई? इंदौर की सबसे बड़ी याद तो है कि वहाँ का वो सराफ खाना, रात को जहाँ खाना मिलता है, क्या अजीब अजीब चीजें मिलती है और ऊपर फेंकते हैं कचौरी वगैरह, वो तो जी, सब देख। बड़े। हाँ, बहुत पहले की बात बोल रही हूँ मैं आपको। जी ये 40s की बात बोल रही हूँ। तब जी। जाते थे, फिर जब तक मौसी थी तब तक जाते थे। जी। मौसी गुजर गई तब बंद हो गया। दीदी भी जाती थी? दीदी काफी जाती थी, बहुत। अच्छा। सब बताते थे कि लता जी का जन्म इस मोहल्ले में हुआ है, जी, सिख जी। मोहल्ले में। अभी है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। उसके बाद गए नहीं हम लोग, मतलब मेरी माँ गुजरने के बाद और मौसी जाने के बाद नहीं गए कभी। जी। बचपन में आपकी और दीदी की शरारतें किस तरह की होती थी? नहीं, दीदी सबसे बड़ी और मैं सबसे छोटी उनमें, घर में लड़कियों में। तो दीदी से हम लोग थोड़ा सा Distance। दबके रहते, थोड़ा सा। लेकिन हम लोग जब चारों बहनें खेलती थी, भाई तो छोटा, मुझसे भी छोटा, और उसका पैर खराब था, उसको तकलीफ थी बहुत, तो हम लोग सब खेल खेलते थे। जी। मतलब उस वक्त अभी के खेल और में बहुत फर्क है। बिल्कुल। हम लोग रास्ते पे जाके पकड़ा पकड़ी बोलते हैं ना उसको, वो करते थे, लंगड़ी खेलते थे, फिर रस्सी की वो करते थे, क्या बोलते कूदी, फिर झूके झूले पे झूलना, फिर अंताक्षरी खेलना, इस तरह के खेल हम लोग बहुत खेलते थे। एक बार मेरी सुलोचना जी से बात हो रही थी, सुलोचना लाटकर जी से, तो उन्होंने बताया था कि दीदी और वो बड़ी साइकिल चलाया करती थी। हाँ, साइकिल दीदी बहुत अच्छा चलाती थी, दीदी और आशा थी। मुझे कभी भी नहीं आई, अमीनाती डरती थी अरे साइकिल नहीं चलाती, क्योंकि हम लोग कोल्हापुर में थे तब। जी, और बिल्कुल। कोल्हापुर में जितने लोग हैं उतनी भैंसें भी थी, ओह। और वो रास्ते पे बड़े बड़े 10-10, 12-12 आती थी, तब उनको देख के मीनाती डर के गिर जाती थी। अच्छा। बोलती कि अभी क्या होगा। जी, तो जी। उसने बंद कर दिया साइकिल जी। चला, लेकिन दीदी चलाती थी बराबर। और बहुत- बढ़िया चलाती थी। बहुत बढ़िया। आशा थी तो और भी बढ़िया। अच्छा, फिर आपने क्यों नहीं चलाई? नहीं, बस एक तो छोटी थी मैं, ये सब साइकिल वाइकिल चलाते थे तब, मतलब 9 साल की भी नहीं थी मैं, 8-1 साल की थी। पिताजी जाने के बाद इतना जल्दी सब कुछ बदल गया और हम लोग बम्बई आ गए, और बम्बई से फिर कोल्हापुर चले गए, कोल्हापुर से फिर बम्बई आए, और सब उल्टा सीधा हो गया। तो मैं करती थी थोड़ा, बाद में मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं जमा। जी। गाड़ी चलाना भी नहीं जमा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत कम उम्र की थी आप तो पिताजी चले गए, कोई पिताजी से जुड़ी याद है गाना सिखाने की? या बहुत छोटी। एहसास हुआ कि कितने बड़े और दिग्गज बहुत कलाकार बहुत थे पिताजी? बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े ज्योतिषी। अच्छा। हाँ, चेहरा देख के बोलते थे, बहुत ही बात बड़े। है? लेकिन किसी भी लड़की या लड़के का कोई बात उन्होंने बताया नहीं। जब बहुत बीमार हो गए तब माई ने पूछा कि मैं क्या करूं, आप ही तो सब कुछ है, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी, तो क्या मेरी चिंता कर रही हो, घर की चिंता मत करो, ये जो लता है ना वो तुम देखती रहो, इतना ही बोला उन्होंने। गजब। और मेरे पिताजी गए, दीदी 13 साल की थी, जी। उसने आके माँ को बोला कि मैं घर संभालूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। सबसे बड़ी, हृदयनाथ बहुत बीमार था और बहुत छोटा था, उसने बोला, और मेरे ख्याल से कुछ महीनों में दीदी को ऑफर आई कि तुम पिक्चर में काम करोगी, बच्चे कलाकार का, तो वो कलाकार का काम उसने बोला मैं करूंगी। ये बहुत जल्दी जल्दी हुआ, जी। उसको नौकरी मिल गई। जी। और फिर उसने मास्टर विनायक उनके कंपनी में, फिर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली, ये पुणे में हुआ। जी, एक जी। पिक्चर बनी पहले मंगड़ागौर, जिसका गाना जमी के पास, मतलब इनके पास है, आपके रिकॉर्ड है। जी। उसके बाद हम लोग कोल्हापुर चले गए, तब ये साइकिल वाइकिल की बात हुई। और फिर दीदी काम करती थी, तो 2-3 पिक्चरें उसने की, माजरबाड़ किया, जिसमें एक गाना हम सब ने गाया है। हाँ, बिल्कुल गए। हाँ, और मैं बहुत छोटी हूँ उसमें, इतनी सी लग रही हूँ। उसके बाद में और एक फिल्म की उसने, दामोदर मालवणकर उनके साथ में काम कर रहे थे उसके साथ। जी। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को, प्रफुल्ल कंपनी थी उनकी, उनको उठा के फिर वो हम लोग पूरे कंपनी बम्बई लेके आए। फिर हम लोग बम्बई में काफी लोग थे ना, 20-25 उनके काम करने वाले, और हम लोग तो बड़ी बड़ी जगह उन्होंने ढूंढी, सबको रखा बराबर। नाना चौक में जी, बहुत जी। बड़ी जगह थी, और उस जमाने में जैसे घर होते थे वैसे थी,
उसमें हम लोग रह गए और थोड़ा सा सुधार करके तो रहते। मंदिर सामने था, मंदिर के इस तरफ हम लोग रहते थे और बीच में एक बगीचा था, बहुत अच्छा था। आपके गाने की शुरुआत किस तरह से हुई और कब हुई? मतलब परिवार में किस तरह से गाने की शिक्षा आपको दी गई? परिवार में किसी ने गाने की शिक्षा नहीं दी, क्योंकि किसी ने इतना गाना नहीं सीखा था। हालांकि दीदी ने भी नहीं, दीदी ने 2-3 गुरुओं से गाना सीखा। एक तो आमन अली खां साहब जी, भिंडी बाजार वाले, वो भी बम्बई में सीखा काफी दिन तक। उसके बाद में अमानत खां साहब के पास सीखा। लेकिन 10-10 साल का रियाज होना चाहिए, तब जाके क्लासिकल गाते हैं। उतना रियाज करने को टाइम नहीं था, क्योंकि उसको घर चलाना था। तो फिल्मों में गाना शुरू किया और तो फिर आप सबको मालूम है वो रुकी नहीं फिर, बिल्कुल। और नाम होता गया, सब बहुत अच्छा हुआ कि दीदी ने अपने पूरे परिवार को एकदम लाइट में ला। तो हम लोग बड़े कलाकार के बहनें हैं और बेटियां हैं, ये सब दुनिया को दिखा दिया उसने। तो उसको क्या बोले, उसको बहन बोले माँ बोले, मेरे समझ में नहीं आता, तो हम लोग माँ ही बोलते हैं उसको, माँ बाप दोनों नाम दिए उसको। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहली बार दीदी को जब पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देखा, कैसा लगा था आपको? इतनी छोटी सी थी दीदी। मैंने स्टेज पे देखा था ना उसको नारद के काम में। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी, मैं सो गई बाद में। हाँ। तो ये देखा था मैंने। और उसके बाद में मेरे पिताजी के एक नाटक में मैं थी, उनके साथ में बैठी थी, वो थोड़ा सा याद है। तो एक्टिंग करना उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि नई बातें जी। और दीदी को जब देखा पहली बंगड़ा गौर में तो अच्छा लगा बहुत। फिर माधरबाड़ में भी बहुत अच्छी लगी। फिर दूसरी सब पिक्चरें हम लोगों ने देखी, उसके साथ हम लोग जाते थे शूटिंग में, सब शॉट वगैरह देखते थे। तो कुछ नई बात नहीं थी हमारे लिए। नाना चौक में जब आप लोग बस गए और एक तरह से मुंबई में जमने का संघर्ष शुरू हुआ, हाँ। वो कितने मुश्किल दिन थे? उस जमाने में कोई मुश्किल नहीं लगती थी जी। पैदल चलना कोई खराब नहीं था। हम लोग फिर सिनेमा देखने जाते थे माँ के साथ, माँ भी पैदल चल के जाती सब। माँ तो कभी भी नहीं कोई गाड़ी में बैठी, ऐसा कुछ नहीं। और दीदी को स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ के अंधेरी आना है, मालाड आना है, मालाड में खासकर ज्यादा होता था जी। ऐसी जगह पे आती थी, वहाँ बग्गी होती थी स्टूडियो की, बग्गी में बैठ के वो जाती थी। तो कभी कभी हम लोग भी जाते थे। एक गाने की रिहर्सल मैंने सुनी है, आएगा आने वाला। अरे गजब, महल फिल्म के इस गाने की रिहर्सल हाँ। सुनी है आपने? तो ये बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियोज में आई थी आप, मलाड में? उधर ही। और मैंने दीदी को कहा कि मुझे, अशोक कुमार उस वक्त रिटायर हो गए थे, बहुत मोटे हो गए थे, अच्छा। वहाँ काम नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने थोड़ा पतला होके आएगा आने वाला उसमें काम किया महल। तो मैंने दीदी को कहा मुझे अशोक कुमार जी को देखना है। अच्छा। तो उस दिन मैं नीचे उतर के आई, तो जो स्टूडियो था जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी वो फ्लोर पे होती थी, स्टूडियो अलग नहीं होता था। और रिकॉर्ड करने वाले इंसान बूथ में बैठते थे जी, कांच के जी, और सब कलर पड़े हैं, झाड़ लगे हैं झूठे, और ऐसे इसमें गाते थे, आवाज नहीं करना, ऐसा उनका रूल था। तो मैं नीचे गई तो वो स्टूडियो के दरवाजे में, मतलब बड़े फ्लोर के दरवाजे में ऐसे हाथ करके खड़े थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के, अभी जो से किसी हीरोइन को देख के बच्चे खुश होते वैसे मैं एकदम खुश हो गई। दीदी मैंने देखा अशोक कुमार जी को, सफेद शर्ट था उनके हाथ। और फिर अचानक मैंने मास्टर गुलाम हैदर को देखा। हालांकि दीदी ने गाया था उनके पास, लेकिन मैं नहीं गई थी, तो मैंने उनको नहीं देखा था। तो अचानक वो कोट वोट पहन के, और हमेशा काला कोट और पैंट पहनते थे, ऐसा सुना था। तो उनको देखा कि वो ऐसे अंदर जा रहे थे, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग में नहीं गई मैं। आएगा आने वाला, और उसके पहले जो फर्स्ट गाना दीदी ने रिहर्सल किया था, हरीश चंद्र बाली उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे जी, बहुत ही अच्छा था। शेर पे गाना था, दिल को तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये गाना था जी जी, मतलब शेर ही था पूरा इनका। तो मैंने सुना और मैंने याद कर लिया। मुझे याद करने की बहुत आदत है जी, जैसे कि आप गुजराती बोलेंगे तो मैं फट से याद कर लेती हूँ, वैसे बोलती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। अच्छा। लेकिन गाना कभी नहीं भूलती मैं जी। तो मैंने वो गाना सुना, मुझे याद रहा, और सुना कि वो गाना रिकॉर्ड हुआ लेकिन पिक्चर नहीं बनी। उसके बाद और भी गाने हुए, लेकिन मैं बाद में नहीं गई, मैंने एक ही मर्तबा गई थी मैं जी। तो ये आएगा आने वाला की रिकॉर्डिंग चल रही थी, ये दीदी का पहला बड़ा गाना था, और आपने कहा कि आपने उसकी रिहर्सल देखी। मैं रिहर्सल देखी थी, तब रिहर्सल इतना धीरे करती थी कि क्या गा रहे समझ में नहीं आता था, और कोई एक्शन नहीं, हाथ ऐसा कुछ नहीं, हमको सब उसकी आदतें मालूम थी।
मुझे मालूम था कि ये क्या गाने वाली है, जी। सुनाती भी कभी कभी, और इतना विश्वास था कि ये गाएगी, वो बराबर गाएगी। इसमें कोई बचपन से सुन रहे मेरे पिताजी को, पिताजी याद नहीं, लेकिन इसको ये याद है। बिल्कुल। हम लोग खाने पे बैठते थे, मेरे पिताजी थे तब, मुझे इतना याद नहीं क्योंकि मैं पिताजी का चेहरा याद नहीं आता मुझे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद आता है। 5 साल की थी मैं, शायद 6 साल की थी, तो डर के मारे हम लोग नीचे मुँह करते, बस सब खाने के लिए बैठे, 5 बैठे हैं, और दीदी करी हूँ, मैं करी हूँ, मीनाती करी हूँ, आशाती करी हूँ। पिताजी बोले क्या कर रहे हो? नहीं, हम लोग गाना सुना हुआ ऐसे याद कर रहे हैं। ऐसे दीदी ने बोला ये हूँ नहीं करने का, गा नहीं सकोगे, गला खराब हो जाएगा। उसके बाद कभी हम लोगों ने किया नहीं। अरे गजब, ये कितना सुंदर नजारा होगा कि खाने पर सब लोग जो है वो आलाप जैसा हमिंग कर रहे हैं। आएगा रिहर्सल 2 मरतबा सुनी। आज खेमचंद जी ऐसे नीचे बैठते थे, लोड वोड लगा के, हम लोग गद्दी पे ऐसे बैठते थे, दीदी बैठ के गाना सुनती थी और याद करके लिखती थी। जी। और लिखने का क्या, गाना लिखने के बाद ये ऊंची लाइन है तो ऐसे नीचे ऐसे ऐसे अपनी तरफ से वो लोग उसको तैयार करते हैं। मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो दीदी ने रिहर्सल वगैरह किया, तो उस वक्त तो एक रिहर्सल से गाना नहीं होता था। जी जी। ना ही फ्लोर पे गाना रिहर्सल करके होता था, 10-12 रिहर्सल होती थी, कभी कभी 15 तक जाता था। तो दीदी 2-3 रिहर्सल में आई, वह रोजाना ट्रेन से आओ इधर में कंटाल आता था। हम लोग खेल में लगे रहते थे, मेरा भाई के पैर ठीक हो गया था, हम लोग बहुत खेलते थे। तो एक मरतबा जैसे रिकॉर्डिंग थी उस दिन मैं गई। अच्छा, उस वक्त अभी रात को नहीं रिकॉर्डिंग करती है जी, और संडे को होती। उस वक्त ना संडे था ना मंडे था, कुछ नहीं, रात के 12-1-2 बजे तक रिकॉर्डिंग चलती थी। तो गाने का शेर था खामोश है जमाना, तो वो फेड आउट था, दूर से आ रहा है जी। फेड आउट नहीं था उस वक्त, ओवरलैप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मशीन में था ही नहीं, सिर्फ गाना ही गाना एक ही इसमें। तो दीदी ने कहा कि ठीक है, मैं फेड आउट करती हूँ और फेड इन आउट करती हूँ। वो दूर जाके खड़ी रही और वहां शुरू किया उसने खामोश है जमाना, और आते 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 आए गाने वाले पे माइक पे आई। वो सबको बहुत अच्छा लगा, रिहर्सल में एकदम परफेक्ट हुआ। तो उन्हें कहा रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्ड किया। उसके बाद में 12 बज गए थे, मैं सो गई थी। अच्छा, कुर्सी पे सो गई। गजब। ये गाना सुनते हैं, अपने सुनने वालों को ये गाना इसलिए सुनवाते हैं कि इतनी सुंदर कहानी आपने इस गाने से जुड़ी हुई बताइए।
उन्होंने, सिर्फ दीदी के गाने के लिए जी। और फिर म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं तो उनको छोड़ना पड़ेगा फिल्म, तो उनके हिसाब से वो गाना बनाते थे। और उसके बाद दीदी के साथ जैसे दीदी का नाम ऊपर गया वैसे म्यूजिक डायरेक्टर भी आते गए, जैसे नौशाद साहब, उनका पहली पिक्चर दीदी का बहुत अच्छे गाने चले, मेरी लाडली वगैरह तो सब गाने बहुत चले। उसके बाद भी मदन मोहन जी आए और मदन मोहन जी के पहले गाने से भी नाम ही हो गया, और जैसे जैसे आगे आती गई वो वैसे वैसे नाम बढ़ता गया। अब मेरा जो क्या हुआ कि मैं गाती थी, सब गाती, कौन नहीं गाते, माँ छोड़ के सब गाती थी। मैं दीदी का गाना कॉपी करने की कोशिश करती थी, छोटी थी वो, बहुत बड़ी नहीं थी। मैं गाना गाती थी, मैं दीदी जैसा नहीं हो रहा है मेरा गाना, मैं नहीं गाऊंगी। अब मैंने ये पकड़ लिया कि मैं नहीं गाऊंगी, फिर भी सबको बचा के, किसी की नजर नहीं लगे, और मैं बाहर जाके हमारे पहचान के सोड़ांकुर करके म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको कहा मेरे ट्रायल लो, उन्होंने ट्रायल ली, बोलती नहीं तुम्हारा गाना बच्चे जैसा लगता है, तुम हीरोइन का गाना गा ही नहीं सकती हो, लगता है मेरा बच्चा, क्या करूं मैं। तो मैंने फेल, घर भी किसी को नहीं बोला। और एक कोई म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको बोला मेरी ट्रायल लो, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है, तुम्हारी आवाज बच्चे जैसी लगती, जाओ गई। मैंने कहा मुझे गाने ही नहीं गाने हैं। सबने बोला, हृदयनाथ ने इतना बोला, क्योंकि हृदयनाथ बहुत स्ट्रिक्ट और अच्छा गाने के लिए बहुत ही है कि गाना गाना है मतलब गाना ही पड़ेगा, तुम गाती हो। तो मैं ऐसे गुनगुना रही थी एक दिन गाड़ी में, वो भी बहुत भारी गाना आमिर खान साहब का, जनक जनक पायल बाजे का टाइटल जी, जनक जनक पायल बाजे। क्या मुझे सूझी मालूम नहीं, मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी। तो हृदयनाथ ने बोला तुम गाती हो, मैं कहा नहीं। तो क्या अभी क्या कर रही थी, तो गा रही थी मैं, तो गाना मुझे अच्छा लगा है। अच्छा तो गाती है ना, उसने प्रोग्राम में मुझे लिया, तुमको गाना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं, कुछ भी थी, बहुत छोटी थी मैं, घाघरा चोली पहन के गई थी और छोटी लगती थी भी जी, और आवाज भी छोटी थी। तो उन्होंने मुझसे एक प्रोग्राम गवाया, धीरे धीरे एक दो प्रोग्राम छोटे छोटे ऐसे मैंने गाए, और हृदयनाथ के और बाहर किसी के नहीं। और मेरा गाना कहाँ से सुना मालूम नहीं, श्री रामचंद्र जी हमारे घर पे आना जाना, उस वक्त ये माहौल नहीं था, अलग था, सब घर के जैसा था। जी जी, घर पे आके बोलते थे, माई को बोलते थे, माई मेरे लिए दाल बनाइए, आपके हाथ की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, वाह वाह, पुलाव बनाइए, माई पुलाव बहुत अच्छा बनाती थी। मतलब इस तरह का माहौल था। मैं मदन मोहन जी आके बैठते थे, रोशन जी आके बैठते थे, काफी लोग आते थे, और कभी ये खाइए, कभी पोहे बनाइए, ऐसे चलता था घर में, घर के जैसा, माँ से बात कर रहे हैं सब। तो उन्होंने मुझे कहा तू गाओ, मैंने कहा मैं नहीं गाऊंगी। क्यों नहीं गाएगी, मैंने कहा मुझे नहीं गाना है, और मैं भाग गई बाहर। तो उन्होंने मेरे ताड़देव में मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी लाई, उनकी लाल रंग की गाड़ी थी, मुझे कहा तुमको गाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे ऐसे ही पीछा करूंगा। ठीक है, मैंने कहा मैं गाती हूँ। छोटी बच्ची का ही गाना आया मेरे पास, क्या बात। भी शांताराम जी की लड़की राजेश्वरी छोटी थी, तो उसका एक बच्ची का रोल था, तो उसमें एक गाना था, अपने भाभी को चिढ़ाती है जी। तो ये मेरी भाभी आई, मेरी भाभी आई, तो मैंने गाया, सबको बहुत अच्छा लगा, बोलते अच्छा गाना है, बच्ची को एकदम बराबर फिट हो रहा है। मैंने कहा अच्छा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि गाओ। अब तो नायडू साहब जिन्होंने आजाद पिक्चर बनाई थी, बड़ा बहुत अच्छा आदमी, एकदम ऐसा बातचीत करना, घर पे आए, उन्होंने कहा कि मेरे पिक्चर में, दीदी पहले गा चुकी थी, मेरे पिक्चर में एक गाना ऐसा है कि जो दो बहनों ने डांस करना है उसके ऊपर, साई और सुबो, तो दोनों बहनें, तो मुझे दो बहनों का गाना चाहिए। अच्छा। और वो बहुत यंग थी लड़कियां, मेरे ख्याल से 12-15 साल के होंगे। तो श्री रामचंद्र, उषा गाएगी। फिर मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा मद्रास का है, कुछ ताने वाने होंगे, क्या करूं मैं। बोलते नहीं मैं गाना बना रही हूँ। तो उन्होंने अपलम चपलम बनाया, क्या और बात उसके है। ऊपर डांस इतना अच्छा किया। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि फिल्म में कि दो लड़कियां एक जैसा डांस कर रही है। अभी तो बहुत आ गए उसके बाद में, और वो गाना चल पड़ा, बहुत चला। फिर मुझे शंकर जी ने बोला जी, वो कहानी अभी सुनते हैं। पहले मुझे लगता है कि भाभी आई सुनवाते हैं हमारे सुनने वालों को, क्योंकि बहुत प्यारा गाना है, और हम विविध भारती से ये गाना अक्सर बजाते हैं। सुबह का तारा फिल्म का गाना। हाँ जी। ये फिल्म आई थी साल 1954 में, यानी आप सोचिए कि ये आज से तकरीबन 75 बरस पहले की बात है। तो सुनते हैं सुबह का तारा फिल्म का गाना, भाभी आई।
ने जो घूंघट खोला तो आँख में पड़ गया कोला। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन। भाभी ने जो घूंघट खोला तो आँख में पड़ गया कोला। भाभी जी ने आँख भी गंवाई। भाभी आई, भाभी आई। पान बीड़ी माचिस सिगरेट। चाय करिए, चाय करिए। तांगा, ए तांगे वाले इधर आओ। भाभी ने बुलाया तांगा, उसने 1 रुपया मांगा। कानी का नसीबा फूटा, तांगे का पहिया टूटा। भाभी ने बुलाया तांगा, उसने 1 रुपया मांगा। कानी का नसीबा फूटा, तांगे का पहिया टूटा। ठुमक 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 पैदल आई। ठुमक 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 पैदल आई। भाभी आई, भाभी आई। इस गाने ने आपको एक तरह से लोकप्रियता दी होगी। हाँ, हाँ। और मेरा कॉन्फिडेंस मिला मुझे। जी, और सी रामचंद्र की वजह से ये हुआ कि फिल्मों में आपका गाना हाँ। शुरू हो गया। लोगों ने पहचाना कि भाई उषा मंगेशकर भी गाती हैं। इस परिवार की एक और गायिका है, आशा जी भी गाती हैं, लता जी भी गाती हैं, उषा जी भी गाती हैं। तो जब अपलम चपलम का ऑफर आया तो जाहिर है लाइव ऑर्केस्ट्रा का जमाना था। हाँ। दीदी के साथ और पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ इतना बड़ा गाना गाने का अनुभव कैसा था? आपको कुछ घबराहट हो रही थी? दीदी के काफी रिकॉर्डिंग में हम लोग जाते थे तो हमको मालूम था कैसा चलता है। हाँ। और फ्लोर पे भी जाते थे, बाद में स्टूडियो हो गए तो हम लोग स्टूडियो में जाके देखते थे कि म्यूजिशियन बन जाते। हम लोग अंदर बैठते थे और कभी कभी दीदी ने अगर गाया तो एक तान ली दीदी ने, तो मैं सोचती थी ये तान दीदी इससे बहुत अच्छा लेती है, ये अच्छी है लेकिन वैसी नहीं है जैसे हमने सुनी है। वाह। और दीदी को बोलती दीदी तुम इससे अच्छा ले सकती हो, कट करती थी वो और फिर दूसरे टेक में वैसे लेती थी। क्या बात है। मतलब ये एक मर्तबा ऐसे हुआ था। कभी कभी दीदी इतना अच्छा गाती थी कि हम लोग कुछ बोलते ही नहीं थे, बहुत सुनते थे सिर्फ। और मैं गाने की कोशिश करती थी लेकिन मैं गा नहीं सकती थी। लेकिन अपलम चपलम में एक मजा आया इसमें जी। कि लोगों ने जब सुना, म्यूजिक डायरेक्टरों ने, तो मुझे चित्रगुप्त जी ने कहा कि हम लोग शर्त लगाते थे म्यूजिशियंस के साथ, सबके साथ, कि मैं गाना बजाता हूँ और तुम बोलो किसने कौन सी लाइन गाई है। वाह। तो समझ में नहीं आता था किसी को कि पहले मैंने गाई, दीदी ने गाई। मैं तो दीदी से तो डरती थी ही नहीं बिल्कुल। उसी ने पकड़ के खड़ा किया था और वो गाती रहती थी और अच्छा गाती थी, बहुत ही अच्छा। घर में क्लासिकल वो सीखती थी तो बहुत अच्छा। मैंने कहा दीदी ये लाइन ऊंची जा रही है, दगा देने वाला कैसे दगा देगा, तो आलाप वगैरह है। मैंने कहा मैं ये नहीं गाने वाली हूँ कि मुझे ये नहीं आता, तो ऐसा कर तू गा दे। मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं गाती हूँ। मतलब घर के जैसा बिल्कुल कंफर्टेबल, कुछ भी नहीं लगता था मुझे। जी, तो ये गाना सुनते हैं। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़
सिर्फ एक मर्तबा डरी थी, दीदी के साथ ही गाना था, लेकिन वो अली अकबर जी का था। अली अकबर जी इतने बड़े सरोद वादक, वो कुछ ना कुछ टिकड़म होगी गाने में। मैं कांप रही थी, कैसे होगा गाना। ये फर्स्ट टाइम मैं डरी थी, बाकी मैं किसी से नहीं डरी, कोई भाषा से नहीं। भूपेन हजारिका गाने तो एक मरतबा रिहर्सल में गाए हैं मैंने। अच्छा, ये अली अकबर खान साहब वाला गाना कौन सा था? शंकर खान नाम की कोई फिल्म थी जी, मुझे मालूम नहीं, मैंने ना फिल्म देखी ना गाना याद है मुझे। मैं तो प्रसंग ही याद है मुझे कि मैं डर गई थी बहुत जी, लेकिन गाना सीधा था। दीदी के साथ डुएट था तो कोई चिंता नहीं थी, जरा दीदी तू गा दे ऐसा मैं करते थे। क्या बात है। और अपलम चपलम इतना हिट हो गया पूरे देश में, गली गली में इस गाने की चर्चा हुई। कैसा लगता था आपको कि आपका भी इतना नाम हो रहा है? अपलम चपलम होने के बाद मुझे टाइम ही नहीं था, इतने मुझे ऑफर आ रहे थे, खास करके चित्रगुप्त जी के बहुत गाने गाए मैंने उनकी वजह से मैं ये सीख गई कि माइक का पोजीशन कैसे होना चाहिए, कौन सी इसमें फ्लॉप आता है, कौन सा पीछे जाना चाहिए, कब ऐसे करना, मुंह घुमाना चाहिए। ये सारी बातें सीखी, दीदी से भी बहुत सीखी, उनसे काफी सीखी। वो हिंदी के बहुत बड़े प्रोफेसर जैसे थे, मुझे हिंदी ऐसा होना चाहिए, हिंदी का ये तुम सुनो। फिर भोजपुरी ऐसा, तो उनके भोजपुरी गाने भी मैं 7-8 गाए, बहुत गाए मैं। बिल्कुल। तो उनको मैं कभी भूलूंगी नहीं, उनकी वजह से मैं निडर होके गाना शुरू किया मैंने। कोई भी गाना, कोई भी भाषा, कुछ नहीं लगता था। आप बता रही थी कि उसी दौर में शंकर जयकिशन ने आपको ऑफर दिया गाने का। जी, वो गाना चला तो था उस वक्त, ये न थी हमारी किस्मत, वो गाना चला था। मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं कैसे गाऊं, उर्दू है। शंकर जी आप उर्दू सिखाएंगे? बोलते नहीं, मैं तो उर्दू नहीं जानता हूँ। रिकॉर्डिंग में जी, फ्लोर पे आरके स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं, नीचे उन्होंने गालीचा डाला है, शंकर जी हारमोनियम बजा रहे हैं, बाजू में पंडित राम नारायण सारंगी बजा रहे और एक प्रभाकर नाम का तबला बजा रहा है। बस इतने म्यूजिशियन थे और मुझे एक अंतरा गाना था, बस इसके बाद नहीं। जी, शंकर जी मुझे बताइए ना क्या करूं मैं, उर्दू मुझे नहीं आती है। तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं आती है। तो मैंने कहा राम नारायण जी, पंडित जी आप मुझे बताइए उर्दू कैसे बोलते हैं? बोलते मुझे भी नहीं आती उर्दू, मैं तो बनारस के वगैरह भाषा जानता हूँ। तो मैंने देखा प्रभाकर तो मराठी था, मैंने कहा इसको तो जरा भी नहीं आएगी। लेकिन रिकॉर्डिंग बूथ में अताउल्ला खान बैठे थे। अच्छा, उनको जाके पूछा तो तुम गाओ, कभी गलती होगी तो मैं बीच में टोकूंगा तुमको। जी, अताउल्ला खान टीपू सुल्तान सेट पे जो आग लगी थी उसमें गए। अच्छा, तो ये किस फिल्म के गाने की बात हो रही है? मैं नशे में हूँ। तो यहाँ शंकर जयकिशन के साथ? शंकर जयकिशन के ज्यादा नहीं गाया मैंने, शंकर के साथ, जयकिशन के साथ नहीं कभी। जी, दोनों अलग अलग करते थे म्यूजिक, नाम दोनों का एक साथ जाता था। तो ये गाना मैंने गाया। उसके बाद वो सेट पे राज कपूर जी हीरो थे और एक लड़की, मतलब उसका नाम भूल गई मैं, अच्छी एक्ट्रेस थी, वो गाना गा रही ऐसे दिखा, तो वो गाती है न थी हमारे को। उसके बाद मुकेश जी का गाना था, चलता था। तो जब उन्होंने सुना कि ये स्टार्ट है, उसके बाद मुझे लिप मूवमेंट देनी है, तो उन्होंने दीदी को फोन करके कहा कि ये बहुत अच्छा गाती है, इसको लेके आओ सेट पे। और नजदीक हमारे बाजू में सेट था जी, तो हम लोग सेट पे गए, दीदी लेके गए। मुझे उषा बोलती, उषा ये बहुत अच्छा गाया। मैं कुछ बोला ही नहीं, मैंने कभी बात नहीं करती थी। अच्छा, राज कपूर जी के साथ बात ही नहीं कभी की। उनके बर्थडे पे हम लोग जाके बैठते थे, लेकिन मैं चुपचाप कोने में बैठती थी। तो मैं बहुत अच्छा गाया है, तुम गाओ और गाओ। मैंने कहा ठीक है। तो ये गाना सुनते हैं। ये न थी हमारी किस्मत है, ये न थी हमारी किस्मत, के विशाल यार होता अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत है, ये न थी हमारी
उसके बाद मैंने बोला दीदी को मुझे पेंटिंग सीखनी है, और एम.आर. आचरेकर उनके आर्ट डायरेक्टर है। हाँ, जो तो फिर राज और वो कपूर सारी उससे चीजें। मेकअप के साथ आए हमारे एकेडमी में, और उन्होंने कहा, भाऊ साहब बोलते थे, भाऊ साहब इसको सिखाइए। गजब। तो मैंने पेंटिंग फिर काफी देर तक 2-3 साल सीखी उनसे। आचरेकर जी आपके गुरु बने। कितना मुश्किल था पेंटिंग सीखना? मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मैं पहले से मेरे दिमाग में चलता था, और मैं स्कूल में भी सबको पेंटिंग करके देती थी मर्जी से। स्कूल में हम लोगों ने, हृदयनाथ छोटा था, 4th में था, मैं 5th में थे, ऐसा कुछ था, तो हृदयनाथ ने कहा कि हम किताब लिखेंगे। अरे वाह। वो बहुत अच्छा लिखता है और बहुत उसका दिमाग बहुत अच्छा है, तो उसने कहा कि रामदास स्वामी जी का अल्प चरित्र लिखेंगे। मैंने कहा लिखो, उसने सब लिखा। अब बोला मुझे पेंटिंग करके दो। अरे गजब। कुछ मालूम नहीं था, मतलब सीखा नहीं, मर्जी से। तो मैंने उसमें शिवाजी महाराज की पेंटिंग बनाई, एक तुकाराम महाराज की बनाई। तो वो किताब हमारी टीचर थी, उसको बहुत अच्छी लगी, इतनी बड़ी है, सब हंसते लिखे थे, तो उसने उसको बाइंडिंग वगैरह करके रखी थी। फिर वो हृदयनाथ को दी उन्होंने। तो कल परसों ही कोई लेखक आया था, उसने बोला कि मुझे देखनी है, तो उसने देखी वो। वाह वाह। तो एक तरह से अपने बचपन में ही आप लोगों ने एक तरह की कॉमिक बुक तैयार कर ली थी वो। और जब आचरेकर जी ने आपको पेंटिंग सिखाई तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक आपकी समझ में आई होगी। ब्रशेस की। मतलब कोई जैसे स्कूल में हम लोग लिखा हुआ पढ़ते हैं और सीख जाते हैं कि ये लिखा है जी, इसका जवाब क्या है, सब मालूम पड़ता है। हम लोग करते थे पेंटिंग जी। मॉडल बिठाते थे तो मॉडल बनाते थे। तो 8-10 लड़के लड़कियां सीख रहे थे, तो सबके पीछे खड़े होके बोलते थे हाँ ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये ठीक नहीं है, ऐसा ये था। और फिर वो करके बताते थे। वाह। जब वो करते थे तो वो मैंने पिकअप किया, और फिर वाटर कलर मेरे हाथ में बैठ गया जी, जो मुश्किल होता है। और फिर मैंने ऑयल पेंट, स्केचेस और पाउडर शेडिंग जो भी होता है उसमें सब कुछ सीख लिया, और सब कुछ बराबर सीखा। जी। तो मैं ऑयल पेंट भी अच्छा करती हूँ, जैसे कि आपने बोला चाला वाही देश का कवर वो जी। ऑयल पेंट है। अच्छा, दीदी के कितने रिकॉर्ड्स के कवर आपने बनाए हैं? एक तो ज्ञानेश्वर, मिर्जा गालिब जी, और मीराबाई के 2, ज्ञानेश्वरी के 2, उतने बनाए मैंने। और एक में हम लोगों ने, HMV ने हमको ऑफर कहा कि हमको ये बना के दो 4 बहनों का, वो एक किया है मैंने। क्या बात है। बाकी इसके अलावा बहुत पेंटिंग है, मेरी तो किताब छपी है अभी। जी बहुत बिल्कुल। सारी। मुझे एक पेंटिंग याद आती है जिसमें दीदी हैं, बाल खुले हुए हैं और शायद वो वीणा हमारे है। गुरुजी का है। अच्छा, पेंटिंग की कभी एग्जीबिशन लगाई? नहीं, क्यों? मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेंटिंग में कमी है कुछ। जी, मैं सिर्फ चेहरे करती हूँ, क्योंकि बाहर जाके लैंडस्केप करना इम्पॉसिबल, मुंबई में पेडर रोड से जाना दूर और अकेले जाना, तो वो मैंने अवॉइड किया। जब हमारी क्लास जाती थी तब जाके करती थी मैं, लेकिन कब। जी। दीदी के अलावा आपके कुछ गाने आशा ताई के साथ में हैं, उनकी भी बात करते हैं। एक गाना जो चला है, जी, एक क्लासिकल टाइप का गाना है, काहे तरसा है। चित्रलेखा फिल्म का गाना। तो काहे तरसा दोनों का गाना था, पूरा साथ में गाना था, अलग अलग अंतरे वगैरह नहीं थे। जी, उस वक्त हम लोग इंदौर में थे, मेरी अच्छा। मौसी के यहाँ, आशाती भी थी, और एक बच्चों के लिए छोटी पार्टी बना की थी, तो आशाती वहाँ, हम लोग वहीं थे। तो कहीं से हमको मैसेज आ गया, अब मोबाइल तो था नहीं जी, तो मेरी मौसी के यहाँ कहीं से मैसेज आ गया कि रोशन जी राह देख रहे हैं, पर कल रिकॉर्डिंग है आपकी। मैंने कहा मेरी रिकॉर्डिंग कौन सी, बोलते क्लासिकल गाने की। तो आशाती ने बोला हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा। तो हम दोनों प्लेन से निकले, वाह, माई वगैरह उधर ही रही, हम लोग निकले और सीधा स्टूडियो गए, महबूब स्टूडियो में। अच्छा, गाना याद किया उधर ही बैठ के, वो गाना काहे तरसा है। क्या बात, ये बहुत चल पड़ा। सुंदर गाना। बहुत रोशन चला। साहब के साथ रिहर्सल की कोई याद है इस गाने की? पहले कर चुके थे, जी। लेकिन कौन भूल गए कि मतलब हम लोग इंदौर में बैठे थे, इतना जल्दी होगा मालूम नहीं। कल बोला तो आशाती बोली नहीं करना, छोड़ना तो है नहीं इसको, और कोई गाएगा नहीं मुझे मालूम है, चलो। तो हम दोनों गए थे। कितनी मुश्किल थी रोशन की ये ट्यून? गाने में कोई ऐसी खास मुश्किल नहीं लगी हमको, क्योंकि दोनों साथ में गा रहे थे। एकदम साथ हाँ में। साथ। जी, ऐसे अलग अलग गाते तो मुझे मुश्किल होती। आशाती को तो चलता है गला उसका, मेरा इतना नहीं चलता था। तो ये गाना सुनते हैं चित्रलेखा फिल्म का।
उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में जानी मानी पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर से बातचीत का पहला भाग आपने सुना। सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे शाम 4 बजे अगले हफ्ते। तो अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।